तो प्रिय छात्रों, आज हम लोग शुरू करें लेक्चर नंबर 3, जो आज ये शायद इसको हम कोशिश करें कि अपने आखिरी लेक्चर हो, इसमें पूरे लेक्चर में पूरा टॉपिक कवर हो जाए। नोट्स प्रिपेयर हैं, अब देखता हूँ कि इसको कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जो भी समय फिक्स रहता है अपने पास। तो चलिए इसको जल्दी हम एक बार पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हमने चैप्टर में पढ़ा क्या है। और चैप्टर अपना क्या है, क्लास 12th का बायोलॉजी का बोटनी सेक्शन का ये पहला चैप्टर है। हम लोग बोटनी सेक्शन पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर में अभी है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर अपना ये है। इसमें हमने बात किया था लाइफ स्पेन के बारे में। ठीक है, एक बार थोड़ा रिकॉल देख लेते हैं शुरू से लेके कि हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक। हमने तो लेक्चर 3 यहाँ पर लिख दिया था कि अब जिस दिन पढ़ना होगा इसके आगे पढ़ना है। और आप चाहते हैं कि आपको कोई चीज़ आप भूले नहीं। जैसे अच्छे व्यक्ति से आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी आपके ही क्लास साथी जो होते हैं, टॉप करते हैं, बिहार बोर्ड स्टेट टॉपर्स, जो भी मतलब सीबीएसई टॉपर्स जो भी बनते हैं बच्चे। अभी आपने देखा था कि एक लड़की ने नीट टॉप किया था, तो क्या उसने ऐसे ही नीट थोड़ी ना टॉप किया, उसने बहुत मेहनत किया होगा। और देखिए, याद रहने के लिए उन लोगों का उन लोगों का प्रतिक्रिया क्या, वो लोग क्या बताते हैं कि उन्होंने कैसे तैयारी किया और कैसे उनको बातें याद रहती है। या हम लोग जो आपके बीच में आके कुछ बातें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हमें बातें कैसे याद रहती हैं। तो उसका देखिए मुख्य कारण ये है कि सबसे आपका एक बड़ा सबसे औजार है, और जिसको हम लोग ब्रह्मास्त्र बोलिए, आपका ये एक सबसे बड़ा आपका ये साथी है बोलिए इसको, जिसका नाम है रिवीजन। जितना आप रिवीजन करेंगे, जैसे आपने नोट्स को प्रिपेयर किया है, आपने देखिए कल आपने क्या किया, एक पेज पढ़ा आपने, ठीक है। तो अब चलिए, अभी 2 दिन हम इसको पहले पढ़ लिए थे ना, फिर मैं इसको तीसरे दिन भी इसको आज मैं खोल के देख रहा हूँ। इसी को रिवीजन बोलते हैं। चौथे दिन भी इस पेज को आप एक बार देखेंगे, आपका खूब से खूब 5 से 10 मिनट जाएगा इसमें। लेकिन आपको क्या होगा, फिर से बातें रिकॉल हो जाएंगी, सारी बातें याद आ जाएंगी। तो लाइफ स्पेन क्या था कि जीवन से मतलब प्रकृति जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु की जो ड्यूरेशन थी, उसे हम लोग जन्म थी लाइफ स्पेन बोल रहे थे। लाइफ स्पेन किसी जीव की मतलब साइज और जटिलता पर निर्भर नहीं करता है, और इस प्रत्येक जीव की मृत्यु फिक्स होती है। लेकिन एक हमने पढ़ा था एक्सेप्शन है, अपवाद है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नहीं मरते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अमीबा क्या होता है, एक सेल उसका फर्दर डिवाइडेड होकर 2 न्यू डॉटर सेल बन जाता है, इसीलिए उसका कोई पार्ट बचता नहीं, इसीलिए क्या है, वो मरता नहीं है। उसकी पूरा शरीर से 2 शरीर फिर से बन जाते हैं, तो उसका शरीर कुछ हिस्सा बचा नहीं, तो उसको मरा हुआ हम नहीं बोलते हैं, वो मरता नहीं है। और बातें हम लोग किए थे, अलग अलग जीव का अलग अलग लाइफ स्पेन था। इसको भी आपको एनसीईआरटी में बोला है, तो याद रखना है, ठीक है। और हम आगे तो पढ़ गए थे आज धरती पे, पृथ्वी पर बहुत सारा आपको संतति मिल रहा है। ये सब जितने मिल रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो आपने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन, तो आपने पढ़ा था कि जनन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण कोई भी संतान और कोई भी प्रजाति की संख्या में वृद्धि हुई है, और सारी संख्या इतनी आपको दिख रही है, ठीक है। तो बात करते हैं उसके आगे, हम लोग जनन क्या है। तो जनन का आपने डिफिनेशन पढ़ा होगा कि जनन तो एक भाई ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने ऐसा संतान उत्पन्न करता है, अपने ऐसे संतति उत्पन्न करता है। अपने ऐसा कहने का मतलब कि कोई जीव है वैसा ही करे, जैसे कि गाय है तो गाय ही उसकी संतति होंगे, ठीक है। मनुष्य है तो उसके बच्चे मनुष्य ही होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं। और जीवन चक्र क्या होता है कि अपने पढ़ा था कि कोई बच्चा, मतलब हम लोग का जन्म हुआ, फिर हम लोग का वृद्धि होगी, फिर एक डेथ हो जाएगी, ठीक है। यानी संतान बढ़ती है, फिर मेच्योर हो जाती है, फिर वो जनन करती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं साइकिल ऑफ बर्थ, यानी इसको जीवन चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन चक्र। और रिप्रोडक्शन क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी संतान की किसी भी जीव की कंटिन्यूटी को बनाए रखने में, स्पीसीज मतलब जाति होता है, कोई भी जाति, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस और चींटी मच्छर, कोई भी जाति है, रिप्रोडक्शन ही उसको मतलब उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखा है, बनाने में सक्षम है, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा इसको किसी का कमेंट था, इसको सर सीधा कर दीजिए, मैं इसको चलिए सही कर लिया हूँ। आप कुछ मेरे टाइपिंग में मिस्टेक हो तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। इसे बहुत इस पर ध्यान रख के लिखा गया है, फिर भी कुछ गलतियाँ हो गई होंगी तो उसको आप करेक्शन कर लेंगे। फिर हम पढ़ते कि रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा था कि इसमें गैमेट्स नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको अपोमिक्सिस कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन इसको बोलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बोले थे? इसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी मेल फीमेल गैमेट्स आपस में क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं, संलयन करते हैं, अर्थात फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसीलिए से हम लोग जर्मिनल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। और एलिंगजन के प्रकार हमने पढ़ा था, इसमें बहुत सारे टाइप्स है, और इसमें आपको कुछ बात याद रखने थे जो आपको मैं दिखाया था स्क्रीन पर। आप ऐसे ही रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। मैं उसको 5 मिनट में आपको पूरे चैप्टर रिवीजन कराता हूँ कि आप 5-10 मिनट में कैसे आपको पुराने बातों को आप घर पर हर दिन पढ़ेंगे। देखिए, एक दिन पढ़ेंगे तो हो सकता है रिवीजन करें तो आपका समय 10 मिनट लगता है, दूसरे दिन उसकी रिवीजन करेंगे तो 5 मिनट में ही रिवीजन हो जाएगा। पहले दिन और दूसरे दिन आपको रिवीजन में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आप उसको फिर से पढ़ने वाले हैं अच्छे से, इसलिए समय जाता है। बाकी दिन आपका रिवीजन बहुत तेज़ी से हो जाएगा।
क्लोन क्या है कि जो चीज़ें मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या हो, एक समान जीवों की जो समूह होता है, ऐसे समूह, ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्लोन्स कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो कोई पॉइंट इसको पढ़ लीजिएगा कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है। और इसमें एक ही पेरेंट्स भाग लेते हैं, इसीलिए इसको हम लोग यूनिपेरेनल भी बोलते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन के कुछ टाइप्स था, जैसे बाइनरी फ्यूजन आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, बॉर्डिंग, स्पोरुलेशन और फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इन सबको हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। एक बार अपने नोट्स में इसको जरूर आप रीड कर लेंगे तो आपकी क्या होगी, बातें क्लियर हो जाएगा। द्विखंडन किस में होता है, बाइनरी अमीबा में होता है। और ये किस किस प्रजाति में होता है, तो मोनेरा में और प्रोटिस्टा में, जो इसके किंगडम के जो प्रजाति आते हैं इनमें होता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि इरेगुलर। द्विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुविखंडन। खंडन 2 प्रकार थी, फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाइनरी फ्यूजन और एक होता है मल्टी फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन भी होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है इरेगुलर जो अमीबा में होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल जो होता है किसमें, यूग्लिनल इसमें नियम होता है, और एक होता है अपना ट्रांसवर्स जिसमें वो किस्म होता है अपना पैरामीशियम और डाइटम में होता है, ठीक है। हाँ, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए, और मल्टीफ्यूजन जो होता है उसमें प्लाज्मोडियम होता है, जिसमें अभी क्लास 12 में आपका जिक्र नहीं था, फिर भी इसको आपको बेसिक जानकारी के लिए इसको पढ़ाया गया है। आपका क्लास 12 में इतना है भी नहीं सब, फिर भी आपको बताना जरूरी था। आपके बुक में हल्का हल्का इसको लिखा है कि बुक को यही पता है कि आप क्लास 10th और 11th पढ़ के 12th को पढ़ रहे हैं, तो जो भी जिसने बुक लिखा होगा उन्होंने ऐसा सोच के बुक लिखा है, ऐसा करके ही बनाया है। अब उन्हें क्या पता है कि हम, जैसे हम लोग कुछ बच्चे हैं, जैसे मैं भी था, चाहे आप लोग थे, कुछ हमने सिलेबस कुछ हम लोग का अधूरा रह गया, छूट गया, हमने गलती से नहीं पढ़ा। तो देखिए, अगला सिलेबस बनाने वालों को वो इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं कि आपने क्या पढ़ा, ने क्या नहीं पढ़ा। उनका कहने का पर्पस यही है कि आप क्लास 12th से, अगर क्लास 10th से 9th से 10th में है तो आप 9th पढ़ के आए होंगे। उस पर्पस से वो लोग बुक को फिर नोट्स सिलेबस को बनाया जाता है इसके आधार पर। उनको ये नहीं पता होता है कि तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। तो ये नहीं पढ़े तो ये आपका फर्ज बनता है, फिर से आप पीछे जाइए, एक बार पढ़ लीजिए, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी बातें एक बार फिर से मैं याद दिलाते चलूँ। तो मेरे पहले लेक्चर को, दूसरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा और अपना एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा। मैं सोचता हूँ कि कोई भी इसके बाद डाउट आपका नहीं होना चाहिए। चलिए, और स्पोरुलेशन था, उसके बाद हम लोग कल ये 2 प्रकार का था, एक होता है जूस्पोर, एक था कोनिडिया। जूस्पोर में क्या था कि इसके जो हमने पढ़ा था कल कि इसके जो इसमें जो इसकी उत्पत्ति होती है ये कहाँ होता है, उसके अंदर होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोजेनस कहते हैं। और जो कोनोडिया था इसको बाहर होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोजेनस बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये मोटाइल होता है, यानी इसके जो गैमेट्स होते हैं मूवमेंट करते हैं, और इसके गैमेट्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इनके पास क्यों, क्योंकि इसके फ्लैजिला नहीं है। तो फ्लैजिला नहीं है तो क्या होगा, फ्लैजिला का हिंदी होता है कुशिकाभ ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में, हिंदी तो मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन कुशिकाभ शायद बोलते हैं उसको, इंग्लिश में फ्लैजिला कहते हैं। तो उसके पास फ्लैजिला नहीं होता है, इसलिए क्या होता है, ये कोनोडिया मूवमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए, चित्र आपको जो भी एनसीईआरटी में दिया गया उसको आप एक बार करेंगे। तो मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा दूं, उस दिन मैं नहीं दिखा पाया था। तो एक बार जहाँ तक हमने पढ़ा, देखिए आपका ड्यूटी क्या बनता है, आप क्या करिएगा, अब सारे टॉपिक को आप एक बार रिवीजन ऐसे कैसे पढ़ेंगे अपने बुक को आराम से, सब विषय को पढ़ना। देखिए आपके पास साल भर का समय है ना, तो साल भर तो नहीं मान के चलिए, क्योंकि आपका फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, तो आप इतना मान के चलिए कि आपके पास 8-10 महीना है टाइम, तो बिल्कुल आप कर पाएंगे। अगर आप हर दिन 8-10 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा तो आप लेके चलिए कि आपसे इतना आपको पढ़ना चाहिए। आप 10-10 घंटे का अपना टाइम देते हैं ना, जैसे रात को आप क्या कीजिएगा कि 8-10 बजे तक रात में पढ़िए, फिर आप सो जाइए। सोने के बाद क्या करना है आपको, क्योंकि वो 6 घंटा आपको नींद लेना बहुत ज़रूरी है। आप बराबर नींद लेंगे तो आपका माइंड क्या होगा, बहुत रिलैक्स रहेगा और एक्टिव रहेगा, ज़्यादा फास्ट काम करेगा माइंड आपका। क्योंकि आपको कभी हमने देखा होगा कि जागरण करने का दिन क्या होता है कि आलस जैसा होता है, मन भंगा ऐसा लगता है ना, वो फीलिंग इसलिए आती है, मन भदा इसलिए मालूम चलता है कि आपका माइंड पूरा उसको आराम नहीं मिला है। और 10 बजे से भी सोते हैं तो आप 11, 12, 1, 2, 3, 4, आपका 4 बजते बजते आपका 6 घंटा पूरा हो जाते हैं। अब फिर 4 बजे से आप जग के फिर अपना फ्रेश होके वाशरूम बाथरूम करके अपना फिर से आप अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे। फिर 1-2 घंटा अपना घर में कुछ काम होंगे उसको भी अपने निपटा लीजिएगा। फिर आप घर पे 2-3 घंटा पढ़ के फिर अपने जो भी आपका ऑफलाइन क्लासेस बनेगा इस टाइम पर आइएगा। फिर यहाँ यहाँ भी आपको 3-3.5-4 घंटा समय दिया जा रहा है। फिर इसके अलावा आप थोड़ा सा रिलैक्स करके आराम करके फिर से अपने खुद से अपना स्टडी बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इस सारे बुक को आपको रीड करना है, क्योंकि सारे टॉपिक का पढ़ाई हो चुका है, ठीक है।
यहाँ डायग्राम जो दिख रहे हैं आपको देख लीजिएगा। कहता है एक कोशिकीय जीव में ईस्ट में यहाँ पर दिया है ईस्ट में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन। इसमें दोनों में डिफरेंस, इसमें दोनों में अंतर भी था। इसको भी आपको नोट्स में कल पढ़ाया गया था दूसरे लेक्चर में। देखो अमीबा में क्या होता है, इरेगुलर होता है, किधर से फट के टूट के द्विखंडित हो गए, ये अपना जन्म कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात लिखा गया कि प्रोटिस्टा और मोनेरा के जनक जो होते हैं दो विभक्त होकर एक नए जीव के जन्म करते हैं। अतः इसमें जीव में क्या होता है, इसकी जो होती है समसूत्री विभाजन होता है, इसमें माइटोसिस होता है, ठीक है। इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होते हैं। इनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक भाग में एक वयस्क मतलब एक एडल्ट जीव के रूप में तीव्रता, ऐसे सबको रीड करना है, तीव्रता पूर्वक वृद्धि करता है, बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए गए हैं, इसको आपको देखिए, जो भी मैं आपको बोलता हूँ डायग्राम बनाते चलना है, ठीक है। ये कोनोडिया का है और ये जो आपको बताया गया था उसको जूस्पोर का है, ठीक है, जूस्पोरियम का है। और ये तो आपको पता ही होगा, ये बर्ड है तो मुकुलन वाला इस आ गया, ये प्लाज्मोडियम वाला है, मल्टीफ्यूजन वाला है। प्लाज्मोडियम का सेल टूटेगा तो बहुत सारे इसमें से, और ये इसका कोई टूटने का तरीका नहीं है, कहीं से भी टूट सकता है, इसमें बहुत सारे जितने सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नाम भी यहाँ पर लिख दिया है कि किसका किसका डायग्राम है। कहता है और में दिया है कि क्लैमिडोमोनास का है, मेलिंग चल बीजाणु का है। बॉ में बताया गया है, बॉ वाला जो चित्र आपको दिख रहा होगा ये पेनिलिसियम की कोनडिया है, और 100 वाला जो डायग्राम है वो हाइड्रा में कलिका है, और ये डी वाला है ये दिया है कि स्पंज में जेम्यूल स्पंज है, ठीक है, उनका ये डायग्राम है, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है, ये कल पढ़ाई हो चुका था, ठीक है। और हम इसको और अभी अपने नोट्स में आगे भी बात करेंगे। आपको मैं पढ़ने के लिए बता दूं कि इसमें जो बोल्ड अक्षर में जो भी कुछ लिखा गया है ये आपको मतलब एक पॉइंट है। आपको देखिए ऑब्जेक्टिव रटना नहीं पड़ेगा, मैं आपको पहली बार फीलिंग कराऊंगा कि आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आपका ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर निकलेगा, इसीलिए निकलेगा कि आपने क्या आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, उसका नोट्स बना लिया है और नोट्स को आपने रीड किया है, नोट्स आपको याद है। अब आपको एमसीक्यू रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और एमसीक्यू रटिएगा भी बिल्कुल मत। कोई हर बार नए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको एक बार पूरा उसका हिस्ट्री पता है, उसका कंसेप्ट क्लियर है, तो आपसे जितने उस पर क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा बनेगा वो आप उसका इजीली क्या करेंगे, आप उसका सोल्यूशन कर पाएंगे। तो इस बात को वो ख्याल रखना है। तो चलिए ये था अमीबा के बारे में कुछ हमने पढ़ा था कि भाई उसका पुट्टी भोज होता क्या होता है। अमीबा का जो पता चलता है उसके पास प्रतिकूल सिचुएशन है तो क्या करता है, अपने सीडोपोडिया को अंदर ले लेता है और एक अपने तरफ 3 स्तरीय मतलब कठोर आवरण पर बचने के लिए, सुरक्षा के लिए तैयार करते हैं, जिसे हम लोग सिस्ट कहते हैं। और इस घटना को हम लोग पुट्टी भवन भी कहते हैं, ठीक है। और जब फिर से उसके अनुकूल स्थितियाँ होती हैं तो अपने अमीबा क्या कहता है, बहुविखंडन यानी मल्टीफ्यूजन करके बहुत सारा कई माइन्यूट अमीबा उत्पन्न करता है, या बीजाणु अमीबाब, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सीडोपोडियोस्पोर्स पैदा करता है, जिससे हम लोग पुट्टी, और इसके वहाँ पर क्या होता है, उसकी पुट्टी फट जाने से बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम से विमोचित अर्थात क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को, इस फिनोमेनन को हम लोग बीजाणु जनन अर्थात स्पोरुलेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। ये दूसरे लेक्चर की बात आ गई। देखिए रिवीजन में कितना फटाफट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ये जो उसका डायग्राम है अमीबा वाला, फ्रेगमेंटेशन अपने कल मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। इसमें माइटोसिस होता है, ठीक है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। कतकिन कई कई टुकड़े परिपक्व पूर्ण विकसित होकर बाद में उसका माइटोसिस विभाजन करते हैं बाद में। वेजिटेटिव कल आपको आज पढ़ाना है, वेजिटेटिव में आपको पढ़ाना है। तो इसमें कल बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कि नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में आपको कल मैं ये वाला पढ़ा दिया था, ट्यूबर वाला। ट्यूबर का उदाहरण क्या है, कंद है, जिसमें आलू के बारे में अपने पढ़ा था। ट्यूबर के बाद अपने राइजोम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें क्षैतिज उसका बढ़ता है, और उसका चित्र आपको बोला था। इसमें एग्जाम्पल अदरक है, हल्दी है, और क्या है, केला है। और कर्म के बारे में अपने पढ़ा था, कर्म के बारे में जिसमें घनकंद आता है, जिसमें हम लोग ओल बोलते हैं, उसको जमीनी स्कंद भी बोला जाता है। उसका नाम है एमोर्फोफैलस, ठीक है, एमोर्फोफैलस उसको बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में अपने भाषा में ओल बोलते हैं। तो आपको कैसे भी याद होना चाहिए, इंग्लिश में आप जरूर याद रखिएगा। बल में आपका एग्जाम्पल था प्याज, लहसुन और लिली, ठीक है। और एरियल ये भी हो चुका था कल। जलकुंभी भी हमने पढ़ लिया था। चलिए हाँ, हमने देखिए अब यहाँ तक अपना पढ़ाई हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक। अब आपको बात कितना याद आ गया ना, कल 2 दिन की बातें आपको देखिए एक बार में रिकॉल हो गया, इसी को बोलते हैं रिवीजन। ऐसे आप पढ़ेंगे, अब मान लीजिए आपको इसको 10 दिन के बाद पढ़ना है ना, तो फिर से आप अपना पेज पलटते रहिएगा। आपको रटना कुछ भी नहीं है, रटेंगे तब थक जाएंगे, कुछ आपको याद होगा भी नहीं। चलिए इसमें मैंने कल एग्जाम्पल एक छूट गया था कि मैंने बोला था कि इसका अपने स्टोलन का एग्जाम्पल कैसे याद रखना है। तो स्टोलन में क्या याद रखना है, पुदीना और चमेली। लेकिन आपको अगर
शक्कर में याद रखना है, शक्कर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे चूसने वाले जो फल होते हैं, तो इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे ऐसे आप, PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। पी से आपको याद रखना है पाइनएप्पल यानी अनारस। सी से आपको याद रखना है गुलगुदी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्राइसथेमम। और बी से आपको याद रखना है बनाना अर्थात केला। अब लेक्चर 3 आज हम लोग को यहाँ से पढ़ना है, जिसमें हम लोग रियल स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल उसके देखेंगे। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना, तो गन्ना में देखिए गन्ना कैसे है, अपने अपने बहुत सारे उस गन्ना को अपने चीखा चूसा होगा, खाया होगा उसको अपन, तो देखते हैं उसका बहुत सारे ऐसे मतलब जो हाँ उसके खंड होते हैं ना, फिर टुकड़ा जो होता है, खंड होता है, उस खंड पर आपको नोड दिखता होगा, नोड जहाँ पर आँख 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 दिखता है ना, वहाँ से एक नया नया उसको अब इतना टुकड़ा काट के डाल देंगे जमीन में, तो वहाँ से एक नया नया क्या हो जाएगा, नया फसल तैयार होगा। जैसे एक आप एक को काट के कई टुकड़े काट देंगे, जहाँ जैसे ये खंड काट देंगे, नोट काट करके लगा देंगे मिट्टी में, तो वहाँ से क्या होता है, कली वहाँ से जड़ निकलता है, वहाँ पर कली होता है, फिर से एक नया पौधा निकल जाएगा। तो ये क्या है, नेचुरल है, क्या है, एक नेचुरल है। अब लिप से भी होता है, अपने इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफिल्म। तो ब्रायोफिल्म क्या है, अपने अपने स्कूल में चाहे कभी अपने इसका प्लांट्स में नर्सरी में देखा होगा, उसके पत्ती पर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे उभार आते हैं और धीरे धीरे यहाँ से एक नया नया यहाँ पे जड़ निकलने लगता है, धीरे धीरे यहाँ से पौधा, एक नया पौधा निकल जाता है। ये क्या है, कायिक प्रबंधन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। कौन, इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ब्रायोफाइलम। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई थोड़ा की बातें, बड और नोड, इसके जो बड और नोड होते हैं क्या होते हैं, एक्सिलरी, उसको हम लोग एक्सिलरी बड बोलते हैं, ये जो यहाँ पर दिखाया गया है बड अदर, और इसके जो बड होता है, बड मतलब कली, जो अदर देन नोड एडवेंटस बड कहलाते हैं वो। ठीक है, जो अगर बड नोड पर होगा तो उसको हम एक्सिलरी नोड बोलेंगे, एक्सिलरी बड बोलेंगे। ठीक है, अगर बड अदर कहीं होगा, कहीं भी नोड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटस बड बोलते हैं। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना चाहिए। जरूरी ना हो सब आपको सिर्फ आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो, जरूरी नहीं कि आप पूरा इतना पढ़ते हैं साल में सब आपसे पेपर में पूछा जाएगा। पेपर में आपसे पूछे जाएंगे कम ही क्वेश्चन, सीमित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उनका रिलेशन पूरे पढ़ने से होगा। पढ़ेंगे आप पूरा उसमें से, तब आप उसका आसानी से छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर या जितने आपसे एग्जाम में पूछा उतना आप कर पाएंगे। चलो, ब्रायोफिल्म के बारे में कुछ मैं लिख दिया हूँ, उसके पत्तियों पर कटाव वाले भाग पर, जहाँ जहाँ उसका मतलब कांटे, जैसे कटाव कहते हैं, जैसे आपको मैं थोड़ा एग्जाम्पल से कह रहा हूँ तब वो कटाव ये समझ में आएगा। कटाव किसको बोलते हैं, देखिए इसी ब्रायोफिल्म के यहाँ पर आपको इंसिडेंट डायग्राम दिए गए। देखिए ये रहा, तो ये कटाव हो गया, फिर ये कटाव, फिर ये इसके कटाव हो गया, ये जहाँ जहाँ आप कटाव देख रहे हैं, ये स्पाइरल से मुड़ा मुड़ा है ना, इसको कटाव बोला गया। वहाँ पर देखिए एक नए नए से प्लांट आते हैं कि नहीं आते हैं, ये प्लांट तैयार हो गया, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से तो ये भी एक यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है इसके पत्तियों से, तो इसके लिफ का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करेंगे हम लोग अगेव का बल्बिल मतलब अपने प्याज का जो एग्जाम्पल दिखाया गया था आपको, प्याज, लहसुन और लिली। तो अगेव का जो एग्जाम्पल है, इसमें आपको पहले आपको एक चित्र में 1.4 दिखाना चाहता हूँ। बोला गया चित्र 1.4 में आपको 100 नंबर चित्र देखना है अगेव का एग्जाम्पल। अगेव शायद इसको नाम से तो हम लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। अगेव का ये बुलबुल, ये वाला डायग्राम जो दिख रहा है, ये वाला हरे कलर वाला, ये वाला, ये अगेव का है। अब ऐसा कौन सा चीज़ है, हमको तो ऐसे नहीं मालूम पड़ रहा है क्या चीज़ है, लेकिन इसको आप अगेव याद रखिएगा। अगेव को हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, इसको हमको पता नहीं है, अपनी देसी भाषा में इसको क्या बोलते हैं। तो इसको अगर बारे में थोड़ा हम पढ़ना चाहें तो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को आज, क्योंकि अब मैं थोड़ा आपको साथ साथ में एनसीईआरटी रीड कराऊंगा, क्योंकि आप तभी आप खुद से पढ़िएगा। लगता है कि यहाँ पर पढ़ा गया कि कक्षा 11 में अपने पादपों के कायिक जनन के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त किया होगा। तो बुक में यहाँ पर क्लियर मेंशन कर रहा है, बुक ये मेंशन कर रहा है कि आपने क्लास 11th में जरूर पढ़ के आए होंगे आप वेजिटेटिव प्रोग्रेशन, और उसका अपने नॉलेज जरूर ले लिया होगा वहाँ से। तो आपका क्या विचार है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कायिक जनन की एक प्रकार का लैंगिक जनन है क्या, क्या एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें मेल फीमेल गैमेट तो मिलते नहीं है, फ्यूजन होता नहीं उनका। आप ऐसा क्यों जब सोचते हैं? फिर आपसे क्वेश्चन आपसे ही पूछा, हमसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप ऐसा तुम क्यों सोचते हो? अगर तुमने क्लास 11th में पढ़ा है तब, नहीं पढ़ा तो फिर इसका आंसर आपको आपसे जिंदगी में कभी होगा नहीं। क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए उपयोज्य है? जो क्लोन शब्द हम इस्तेमाल किए थे, जो वैसे जीव जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या हो, सेम हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो क्या ये कायिक शब्द उसके लिए उसके जैसा है, उत्पन्न संतति के लिए है क्या, आपसे पूछा जा रहा है पर। फिर अब बात करते हैं यहाँ पर, अब एनसीईआरटी हमें क्या बता रही है कि जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण
जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। पादपों में कायिक प्रबंधन की इकाई यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की इकाई यूनिट जो होती है ऊपरी भूस्तरी यानी सर, प्रकंद, सरजोम और शकरकंद यानी जो आलू वालू को हम लोग बोलते हैं, बल्ब, भूस्तरी, ऑफसेंट सभी नई संतति को पैदा करने में क्या है समर्थ रखते हैं। सब लोग अपने एक समान एक जीव पैदा कर सकते हैं, जो आपको 1 पॉइंट चित्र में दर्शाया गया। अभी मैंने आपको जो सारे डायग्राम दिखाया, ये हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया। खाली इसके अब हम लोग बुक को रीडिंग कर रहे हैं यहाँ से। ये संरचनाएं कायिक प्रबंधन प्रोपेग्यूल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कायिक प्रबंध या प्रोपेग्यूल कहलाती है। प्रोपेग्यूल क्या इंग्लिश वर्ड है। चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते हैं। कभी आपने देखा यहाँ मेल फीमेल आए क्या? एक ही आलू था, यहाँ से एक नया आलू निकल गया। अदरक में ऐसा ही हो रहा था। आपने गन्ना देखा, जलकुंभी है, ये ब्रायोफाइलम है, और ये अपने अगेव का बुलबुल देखा, प्याज देखा, लहसुन देखा। ये सारे के सारे क्या है, इसमें अब मेल फीमेल से कोई लेना देना था क्या है? एक ही जीव पैदा कर रहा था ना, इसीलिए सब ऐसा बताया जा रहा है। इसे बता रहा है कि इनकी संरचना में दो जनक भाग नहीं लेते हैं, अतः यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। कहते क्या यह, तो अतः यह अलैंगिक ही होगा। क्या होगा? ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें दो जनक भाग नहीं लेते हैं। पृष्ठ संख्या 313 में पूरक पाठ्य सामग्री देखें। 313 में कहता है कि आप पेज पर जाइएगा और पाठ्य सामग्री देखें। मैं आपको थोड़ा दिखाई देता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या इशारा कर रही है। 313 पेज पे, पेज नंबर 313, यानी बहुत लास्ट में जाना है हमको। देखिए, ये पाठ्य सामग्री ऐसे करके दिया गया है और यहाँ पर बताया गया है। देखिए, पुट्टी भवन के बारे में भी दिया है। वो बहुत अच्छा बात लिखा गया यहाँ पर। सारे जो टॉपिक अच्छी अच्छी बातें हैं अभी यहाँ पर तो मेंशन कर दी गई है। ठीक है, तो इसमें बातें कुछ दी गई हैं, इसको बोला है पढ़ने के लिए। चलिए अब हम चलते हैं पेज नंबर अपने एनसीईआरटी के। तो चलिए पहले अब तो अब इसके बारे में है, जलकुंभी के बारे में है। तो जलकुंभी हमने कल पढ़ लिया था ना, तो जलकुंभी पढ़ लिया था, तो इसको मैंने कल इसको अपने वहीं पे मैं रीडिंग भी इसको करा दिया था कि इसको बंगाल का आतंकवाद क्यों कहते हैं, क्योंकि पानी से ऑक्सीजन क्या करता है, खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियाँ मर जाती हैं या उनके मरने की वृद्धि बढ़ जाती है, इसीलिए कहता है। और ये क्यों आया था, मैंने इसको पढ़ के पूरा आपको रीडिंग किया था। एक बार खुद से आपको भी रीड कर लेना है, क्योंकि आपको मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं बोलता हूँ, आपको हिंदी में पढ़ने को बोला जा रहा है, तो बिल्कुल आप पढ़ पाएंगे या पढ़ना भी चाहिए। देखिए, ब्रायोफाइलम के बारे में यहाँ पर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, अभी आपको पढ़ा दिया गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से आगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग अलैंगिक पूरा पढ़ लिए। अच्छा, मैं एक बात बोला हूँ, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इस नोट्स में आपको नहीं कराया हूँ, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। तो मैं समय बचाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन मैं समय बिल्कुल नहीं बचाऊंगा, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ कि इसका आर्टिफिशियल का। अभी अपने जितना पढ़ा सब नेचुरल था। ये जितना अपने देखा एग्जाम्पल, लहसुन वहसुन वाला, प्याज वाला, अदरक वाला, आलू वाला, गन्ना वाला, ये सारे क्या थे, नेचुरल थे। नेचुरल रिप्रोडक्ट थी, कायिक प्रबंधन थे। अब पढ़ेंगे आप आर्टिफिशियल, जो हम लोग खुद से कर लेते हैं कभी कभी। तो आपको जानकर खुशी होगी कि देखिए अपने कोचिंग में क्लास 10th वाले को भी कितना हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, एक बार उनको बताइए, विजिट कर दीजिएगा। और मेरे चैनल से ही बोल दीजिएगा, जुड़ जाएंगे वो लोग। और वीडियो आपको जरूर, जितने वीडियो देखिएगा सबको आप लाइक कर देना चाहिए आपको, क्योंकि एक लाइक करना आपका कुछ भी नहीं जाता है। एक लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर देंगे अपने मित्रों के साथ में। तो उनको क्लास 10th से भी बोलिए जुड़ने के लिए, क्योंकि देखिए उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि क्लास 10th में भी ये नोट्स उनको पढ़ाया जाता है। और जो बहुत इंडिया का मतलब बेस्ट नोट्स है ये, मतलब अच्छे इंस्टीट्यूट का नोट्स है। तो इसको पढ़ के बच्चा अच्छा स्कोर कर सकता है और अच्छा नॉलेज यहाँ पर गेन करेगा वो। तो देखिए बताइए, वेजिटेटिव जो होता है, कायिक प्रबंध जो होता है, दो प्रकार के होते हैं। मैं क्लास 10th में लेके आया हूँ आपको कि क्या मैं आपको क्या कुछ नया पढ़ाया हूँ क्या 12th में? बिल्कुल नहीं। एक मैं दिया हूँ नेचुरल इधर से, और दूसरा दिया गया आपको आर्टिफिशियल। तो नेचुरल तो आपने पूरा पढ़ लिया। देखिए ना, नेचुरल का कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं। आलू दिख रहा है आपको? आलू आपको जरूर पढ़ाया वहाँ पर। ब्रायोफिल्म आपको पढ़ाया हूँ, बिल्कुल क्लास 10th में पढ़ाया गया है।
और यहाँ पर उसके बारे में बातें भी लिखी हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको आपको नॉलेज के लिए इसको नोट भी कर लें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। देखिए मैं कहता हूँ लिखने से दो डबल फायदे हैं, एक तो आपका हैंड राइटिंग आएगी और दूसरा नॉलेज तो आएगा। तो लिखने से बिल्कुल हिचकिए मत, लिखने से कोई बच्चा नहीं घबराएगा। आपका बिल्कुल कम एक बार ही लिखना है। 2 कॉपी मान लीजिए, एक नोट्स के लिए मतलब आप हर बुक के लिए 2 या 3 कॉपी लगता है, लगने दीजिए। आप साल में सिर्फ बायोलॉजी के लिए 2-3 कॉपी लिखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपको सिर्फ खाली रीड करना है, पढ़ना है। अब आर्टिफिशियल में देखिए, आर्टिफिशियल में आपको पढ़ाने वाला था। आर्टिफिशियल में पहला कटिंग पढ़ना है, कटिंग यानी काट कर। तो तन्ने का हिस्सा काट दिया जाता है और कटे हुए सिरे को के नम मिट्टी में, नम मिट्टी मतलब मोस्ट सॉइल में, जिसमें थोड़ा पानी की मात्रा हो मिट्टी में, रखने पर नया पौधा बन जाता है। जैसे आम, अमरूद, लीची, नींबू, गुलाब में आप ये काम कर सकते हैं। गुलाब में तो हम लोग अक्सर करते आ रहे हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया गया, देखिए इसको मैंने क्या एक गुलाब था तो इसका पौधा थोड़ा सा काट के यहाँ पर लगा दिया गया। कुछ दिन के बाद यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा इसका डेवलप हुआ और एक नया अपना यहाँ पर पौधा आ गया। एक होता है लेयरिंग। लेयरिंग मतलब दाब, लोग कहते दाब लगा दो, दाब दे दो। जैसे मान लो कोई डाली है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दबा कर मिट्टी में और यहाँ पर उसको माटी उटी चढ़ाते हैं, फिर जैसे डाली निकल जाते हैं। तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, दबे हुए मिट्टी में भी यहाँ पर रूट आने लगते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा दूसरे डायग्राम में, यहाँ पर भी रूट आने लगा और ये हो गया लेयरिंग। तो लेयरिंग पढ़ लीजिए, आपको पढ़ लेना है बस। चलिए ग्राफ्टिंग को भी थोड़ा पढ़ लीजिए। ग्राफ्टिंग भी आपने देखा सुना होगा, ये कलम, जिसे हम लोग कलम लगाते हैं, कलम बोलते हैं इसको। तो क्या होता है कि मान लीजिए ये पेड़ दूसरे पेड़ का है, इसको काट देते हैं और इसके ऊपर दूसरे पौधे का, मान लीजिए आम है तो दूसरे हम मान लीची या कुछ और कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिखाया हूँ, यहाँ था मैंने यहाँ एप्पल का पौधा है, ऊपर से लगा दिया। तो यहाँ से जो जड़ मान लीजिए आम का है, ऊपर अपने लीची एप्पल का लगा दिया, तो ये एप्पल ही फरेगा। लेकिन एप्पल वाला नरिशमेंट किससे लेगा, जड़ तो इसका आम का है। तो ये हाइब्रिड इसको बोलते हैं। ऐसे क्या होता है, बहुत सारे इसको ऐसे फ़ायदा होता है। चलिए और एक होता है लैब में, लैब बोल ले तो प्रयोगशाला में, जिसे टिश्यू कल्चर बोलते हैं। प्रयोगशाला में क्या कहते हैं, ट्यूब लिया जाता है, शीशा लिया जाता है, शीशे में केमिकल होता है, केमिकल में कुछ प्लांट का सीड डालते हैं, उसमें वो नया तैयार हो जाता है पौधा। तो ये प्रयोगशाला में होता है, जिसे हम लोग कृत्रिम कायिक प्रवर्धक भी बोलते हैं, जिसे टिश्यू कल्चर बोला जाता है। टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप इसे जानिए, आपको बुक में लिखा भी गया था, एनसीईआरटी में इसको लिखा था। चलिए तो आपने पढ़ लिया नेचुरल कृत्रिम के बारे में पढ़ लिया आपने। अब जब आपने पढ़ लिया तो ये बातें ऐसे पढ़ाऊँ तो बहुत इसमें समय ये चल जाएगा, क्योंकि क्लास 10th का भी सिलेबस लगभग इस चैप्टर के लिए सेम है। तो देखिए क्लास 10th पढ़ने के कितने फायदे थे आपके। अब बात करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो पहले तो मैं आपको एक बार फिर से बेसिक दिखा दूँ, कि बेसिक इसलिए पढ़ाता हूँ कि जब बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तब एडवांस में आपको तकलीफ नहीं होगा। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए मैं पहले क्या करता हूँ आपको, पहले मैं देखिए सेक्स लैंगिक जन्म किसे कहते हैं, तो उसमें अपने अपना सिंगल भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 पेरेंट्स डिफरेंट सेक्स मतलब उनका जो जेंडर होगा अलग होगा, एक मेल होगा तो एक फीमेल होगा, दोनों डिफरेंट्स होने चाहिए। तो इसको मैं और बड़ा कर लूँ क्योंकि पूरा दिखे बराबर स्क्रीन पे। चलिए एक मेल होगा एक फीमेल होगा, आर इन्वॉल्व यानी क्या होते हैं, लैंगिक जन्म में 2 अलग अलग सेक्स, मतलब इसको आप सेक्स बोलें या आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, 2 इसमें अलग अलग मतलब एक नर एक मादा मिल के इन्वॉल्व होते हैं इस जनन में। गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, यानी इसमें क्या होता है, युग्मक का, उसमें अपने पढ़ा था युग्मक नहीं बनता, इसमें युग्मक का बनना और निषेचन दोनों होते हैं। और नर युग्मक यानी मेल पेरेंट का आपको यहाँ पर साइन दिखा दिया गया, वो जो पहले बता दिया हूँ, क्लास 10th में पढ़ा दिया गया है। और मादा युग्मक जिसका साइन ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म सेल, यानी इसको बोलते हैं शुक्राणु कोशिका। और इसको बोलते हैं जो ये फीमेल गैमेट होता है, ऐसा जो डायग्राम आपको दिखता होगा ऐसा वाला, इसको बोलते हैं एग सेल या ओवम या सेक्स सेल या जर्म सेल। इसके 4 नाम है। तो आपको 2 ही ज़्यादा मिलेंगे आपको बुक में, ये 2 टर्म आपको बहुत यहाँ मिल जाएंगे, एक एग सेल और एक ओवम सेल। ज़्यादा हम लोग एग सेल या ओवम ही यूज करते हैं। अंडाणु या ये दोनों का हिंदी अंडाणु, इसका भी अंडाणु होता है। तो इसको इसलिए इसको जर्मिनल सेल भी कहा है, जर्म सेल होने के कारण इसका हम लोग जर्मिनेशन भी इसको कहते हैं। अब देखिए इसकी क्या है, यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी। अब इसको मैं आपके ही नोट से करा देता हूँ। तो और देखिए लैंगिक जन्म में भी चरण होता है भाई,
इसमें आपको 3 चरण पढ़ने हैं। एक होता है जनन प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है फर्टिलाइजेशन और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये निषेचन के बाद, निषेचन और निषेचन के पूर्व घटना, ये 3 इवेंट हमको इसमें पढ़ने हैं। एनसीईआरटी में भी 3 ये टॉपिक दिए गए हैं। अब आपको ये आपका नोट्स दिख रहा होगा, तो उसमें से जो बातें आपको अच्छी लगती हैं वो जरूर नोट कर लेंगे क्लास 10th वाले नोट से। क्लास 10th नहीं है, बिल्कुल दोनों सेम है। अब कहता है कि अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन में बदलाव क्यों जरूरत है। आपने इतना दूर तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये बदलाव क्यों चाहिए हमें। तो हमें बदलाव इसलिए चाहिए कि मान लीजिए कि जब मान लीजिए कोई खाद, अच्छा लैंगिक जनन में क्या था, एक ही जीव जन्म पैदा कर रहा था। अब मान लीजिए कि कोई चीज़, मान लीजिए खाद मतलब खाने पीने का सामान खत्म हो जाए, वहाँ का मौसम बदल जाए, तो व्यक्ति का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, तो वो तो भाई मर जाएंगे, तो फिर उनका संतति, उनकी कंटिन्यूटी सृष्टि मिट जाएगी, उस स्पीसीज के मतलब नामों से निशान मिट जाएगी। इसीलिए, और देखिए अच्छा मान लीजिए कि हम लोग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इनको कोई मौसम से फर्क पड़ता है क्या। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, देखिए जितने सारे जीव हैं इनका कोई सीजन से मतलब नहीं है। जब इनका मतलब ये होता है, एक समय होता है, उस समय पर ये हम लोग मनुष्य या अन्य जाति क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके नई संतति उत्पन्न कर लेते हैं। लेकिन बाकी जीव में ऐसा नहीं है, एक सेल वाले में उनका उनका इन्वायरमेंट पर बहुत असर पड़ता है। तो ये एक इसलिए बदलाव जरूरी था, इसीलिए लैंगिक जनन की आवश्यकता पड़ती है। दो जीव ने अलैंगिक जनन में, कहता है कि दो जीवों ने अलैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लैंगिक जनन में का मोड का तरीका में अपना लिया। क्यों अपना लिए, क्यों अपनाए रिप्रोडक्शन, क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरत आ गया, अलैंगिक से ही क्यों काम नहीं चला। क्योंकि मान लीजिए कि उनका मौसम बदल गया, उससे तो खतरे में पड़ गया, और उनका मतलब खाने पीने की सामानें ख़त्म हो गई, और उनको लगता था कि उनकी सृष्टि, उनका मतलब अस्तित्व खतरे में था, वो नहीं जीने वाले थे। तब उन्होंने अपना मोड बदला, उन्होंने अपने रिप्रोडक्शन के तरीका को बदला, चेंज किया। और कौन सा रिप्रोडक्शन का तरीका अपना लिया, जिसको बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उन्होंने तरीका अपनाया। यहाँ पर लिखा हूँ रिवाइज क्लास 10th। आपको क्लास 10th तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल मैं आपको साथ में ही कराते चलूँगा, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। देखिए आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपको सिर्फ क्या करना है, बस इस मेहनत को स्वार्थ करने के लिए आपको इस पर खरे उतरना है। थोड़ा अपना भी पूरा क्षमता लगा लीजिए। और मैं खासकर बताता हूँ, ये अब आपका आखिरी पढ़ाई है। मुझे तो नहीं लगता कि इसके बाद आपको ज़्यादा अगर जीवन पढ़ाने वाले हैं कोई भी। तो प्लस एक तो देखिए बहुत सारे लड़के बच्चे क्लास 10 तक ही अच्छे से पढ़ पाते हैं अपने बिहार में, बहुत 80% बच्चे, 20% तो अब बच्चे हैं से भाई, लड़के जो मतलब गरीबी से मजबूरी से बच्चे को कमाना पड़ता है। जैसे मेरे साथ भी हुआ था, हम भी कमाने चले गए थे, कमाना पड़ता है बच्चे को, जैसे घर की स्थितियाँ मतलब मजबूरियाँ बढ़ जाती हैं। तो आप किस्मत वाले हैं कि आपको +2 पढ़ाया जा रहा है, तो आप +2 को इतना बेजोर पढ़ लीजिए, इतना मस्त पढ़ लीजिए। मैं आपको बताता हूँ ना कि आपको दुनिया में कोई नौकरी नहीं मिले कहीं, तो आपके पास सरस्वती आ जाती है ना क्लास 12 तक, तो आप कहीं भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कहीं भी। अब मुझे ही ले लीजिए, किसी को ले लीजिए, आपको मतलब तकलीफ तो नहीं होगा। तो आप बिल्कुल इसको, आप जो कमाने के लिए आप सोच रहे हैं ना, वो हेल्परी लेबर वाला काम करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा अपने नेगेटिव थॉट को हटाइए, और आप इसको जम के 2 साल थोड़ा इतना ज़बरदस्त पढ़ लीजिए कि आप किसी को पढ़ा पाएँ, किसी को आप समझा पाएँ। मैं कहता हूँ कि आपका ये मेहनत बेकार नहीं जाएगा। आप जहाँ पर परिश्रम करेंगे, आपका परिश्रम सक्सेसफुल होगा। ये मेरी मतलब मैं पूरा 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कभी बेकार नहीं जाने वाला है। ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लास 12th आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये अब 12th में अब 2 साल पढ़ना था, तो 1 साल तो आपने ऐसे ही निकाल दिया है। अब आपके पास ये 6, 7, 8 महीना बचा है, तो आप सारे रिलेशन, शादी-विवाह, जितने भी फंक्शंस होते हैं, सबको आपको थोड़ा त्यागना पड़ेगा। देखिए कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है, ये बात आपको ही पता है, लेकिन आप क्या करते हैं, उसको आप फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो यही ना हो गई, तो बेवकूफ़ी कहलाएगी अपनी, कि हम सब कुछ जानते हैं फिर भी उसको करते नहीं हैं। आपको भी पता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अब कुछ दिन के लिए मान लीजिए कि आप कुछ छोड़-छाड़ दीजिए, और देखिए कुछ दिन के लिए आप सिर्फ माँ सरस्वती के साथ रहिए। बाकी आपके पास लक्ष्मी, बाकी सारी चीज़ें आएँगी। दुनिया में सारी चीज़ें फिर से, बहुत सारे शादी-विवाह, फंक्शंस, कार्यक्रम होते रहेंगे। आप जाके एन्जॉय कर लीजिएगा, और पूरा जीवन बाकी है आपके लिए। लेकिन आपको छात्र जीवन के लिए बस आखिरी है। इसके बाद अब शायद आप छात्र जीवन में ना रहें। देखते हैं ना बहुत सारे लड़का और लड़कियों का इसका +12 के बाद शादी विवाह हो जाता है, तो फिर क्या उनका वो छात्र बन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। अब वो चाह कर भी नहीं पढ़ पाएँगे, क्योंकि उनकी दुनिया ही कुछ अलग जटिल हो गया। अब उनकी इच्छाएँ हो सकती है, दिल में है, स्वार्थ है कि पढ़ूँ, लेकिन वो नहीं पढ़ पाएँगे। अपने एग्ज़ाम्पल में अपने माता-पिता को देख लीजिए, क्या वो आपकी तरह क्लास में आके बैठ के पढ़ सकते हैं? कभी नहीं। तो ये आपका एक, इसको बोला जाता है कि स्टूडेंट इज़ गोल्डन लाइफ़। ये एक बहुत प्यारा-सा लाइफ़ है, इसको आप वेस्ट ना कीजिए। मेरे तरफ से मैं बहुत बड़ा सलाह रहेगा मेरा, नहीं तो पछताना तो आपको ही पड़ेगा। हम लोग के काम है बता देना, आपको एक बार चेतावनी दिया जा रहा है, अब इसके बाद आप समझिएगा। तो क्लास 10th रिवीजन करना है, तो मैं आपको करा दिया हूँ। और
थोड़ा सा एक बार 2 मिनट और रिवीजन करा देता हूँ, जो कुछ बेसिक बात यहाँ दिखा दो कि इसमें मेल गैमेट दो भाग लेते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार फिर से 2 पेरेंट्स भाग लेते हैं, मेल फीमेल, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, और उसके बाद तो बहुत सारी प्रोसेस, इसके मतलब जटिल प्रक्रिया होती है। लैंगिक जन्म मतलब सिंपल नहीं होता है, अलैंगिक सिंपल होता है, फास्ट होता है, ये थोड़ा धीमा प्रक्रिया है। देखते हैं हम लोग का बच्चे का जन्म, हम लोग का जन्म हुआ था तो हम लोग माँ के पेट में कितने महीने थे, हम लोग 9 मंथ थे, 9 महीना तक थे, फिर हम लोग का जन्म हुआ है। तो ये अपना थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है जन्म होने में, और जटिल भी होता है। तो अब देखिए क्या होता है, निषेचन होता है इसमें, और उसके इसको निषेचन किसे कहते हैं, मेल, देखिए अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, मिल जाएंगे साथ में जाकर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। लैंगिक जनन, एक बार मैं क्लास 10 आपको रिवाइज करा रहा हूँ। लैंगिक जनन में कहता है कि डीएनए के साथ साथ 2 अलग अलग जीवों की कोशिकाएं तंत्र यानी सेलुलर अपरेटर्स शामिल होते हैं, जो संतानों में वर्णों की विविधता को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए हम लोग एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंस दिखते हैं, अपने बिल्कुल हूबहू क्लोन जैसा नहीं दिखते ना। हमारा फेस थोड़ा लगे, माँ का फेस थोड़ा लगे, अपने पिता से, भाई बहन से थोड़ा हम हल्का सा डिफरेंस है कि नहीं है। कितना ही प्रजाति देख लीजिए, इतना हम लोग मनुष्य हैं, 125 करोड़ जनसंख्या है, सबका चेहरा जैसा है क्या, नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए होता है ना, ये भी उसमें भाग लेता है। उसके साथ साथ इसमें 2 डीएनए अलग अलग होते हैं, माँ का डीएनए अलग है, पिता का डीएनए अलग है। अभी 2 डीएनए मिलकर एक नया डीएनए बनाते हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा वेराइटी इसमें आती है। वेराइटी मतलब विविधता आती है। और अब यहाँ पर एक टर्म यूज किया था सेलुलर अपरेटस, तो उसको मैं यहाँ डिफाइन कर दिया हूँ, जो कोशिका के अंदर होता है, जैसे मैं आपको कहते हैं लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, प्रोटीन इत्यादि, इतने जो क्लास 9th में मैंने पढ़ा होगा, उसको सेलुलर अपरेटस बोलते हैं। मैंने कोशिका अंग इसको कहिए, कोशिका तंत्र या कोशिका अंग कहिए। ये हो गया फीमेल गैमेट, जिसको ओवम कहते हैं, और ये मेल गैमेट, ये दोनों क्या किया आपस में फर्टिलाइजेशन मतलब एक क्रॉस मतलब फर्टिलाइजेशन, मिल गए हैं, तो इनके मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट का हिंदी होता है भ्रूण। क्या बनता है, भ्रूण। ये बच्चा तैयार नहीं हुआ है, भ्रूण भी तैयार हुआ है। अब भ्रूण का डिवीजन होगा, भ्रूण के बाद बनता है एम्ब्रियो, तब उसका सब कुछ हाथ पैर बनने लगता है बच्चे का। अभी हम लोग क्या है, सेल के रूप में थे, सेल के रूप में बचा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बता रहे, चूंकि युग्मक जो होते हैं 2 अलग अलग जीवों से प्राप्त होते हैं, युग्मक मतलब गैमेट, इसके परिणाम स्वरूप जीन का एक नया संयोजन यानी कम्बिनेशन होता है, जिसके अनुवांशिक जेनेटिक विविधताओं को बढ़ावा देता है, और इससे परिवेश में बेहतर अस्तित्व रहता है। इसीलिए हम लोग कोई भी मौसम में रह सकते हैं, ठंडी में, गर्मी में, बस क्योंकि इसमें 2 डीएनए से बना है बच्चा। बाकी जीव में ऐसा नहीं होता है, जैसा पिता वाला गुण था वैसे ही माता में, जो माता में गुण था वही मान लो अमीबा के संतान में भी गुण आ गया। तो मान लो अमीबा अगर गर्म जल में नहीं रह सकता तो उसका बेटा भी नहीं रह पाएगा। लेकिन हम लोग में क्या है कि अलग अलग डीएनए है, तो एक नया संतति में एक नया गुण आता है, जिसके कारण जो संतति उत्पन्न होगा वो कोई भी मौसम को झेल सकता है, और उसमें वो सर्वाइव कर सकता है। सर्वाइव मतलब उसमें रह सकता है ऑब्वियसली। अब बात करते हैं हम लोग ऑफस्प्रिंग क्या है, तो भाई इसको तो मैं बता दिया हूँ कि संतान को हम लोग ऑफस्प्रिंग कहते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज इवेंट। 3 घटना में घटती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पूर्व निषेचन, निषेचन और निषेचन पश्चात या निषेचन बाद, इसको अब निषेचन पश्चात भी इसको लिखा गया एनसीईआरटी में। अब अब जो ये प्री फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है गेमेटोजेनेसिस और एक होता है दूसरा गेमेट ट्रांसफर, ठीक है। तो गेमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, तो देखिए युग्मक बनने की प्रक्रिया को, ये आपको 12th में पढ़ना है, अंतिम में, जो मैं आपको लास्ट टाइम पढ़ाऊंगा, सबसे अंतिम में इसको पढ़ाऊंगा। गेमिट मतलब बनने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। और गेमेटोजेनेसिस भी 2 प्रकार के हो गए। एक हो गया अपना, अगर गैमिट में देखिए, और गैमिट में स्पर्म बना यानी मेल वाला गैमिट बना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मोटोजेनेसिस। अगर माँ वाला गैमिट बन गया, अंडजनन बन गया, तो उसको हम लोग ऊजेनेसिस, क्या बोलते हैं उसको, ऊजेनेसिस, ठीक है। इसको हिंदी में अंडजनन या यहाँ शुक्राणुजनन कहते हैं। साइन आपको बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्लास 10th फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट में। क्लास 10th का आपको फीस नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल आप फ्री में पढ़ रहे हैं। अब देखिए गैमिट ट्रांसफ़र, अच्छा मतलब गैमिट ट्रांसफ़र क्या होना चाहिए, मान लीजिए कि एक, मैं अपने को लेता हूँ, मान लीजिए कि मेरा उम्र है 18 साल, मेरी शादी विवाह हो चुका है, मेरे में गैमिट बन चुका है, ठीक है। तो मेरे में गैमिट बना, मेरे शरीर के अंदर गैमिट बन गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणुजनन, यानी उसको मैंने बोल दिया स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। लेकिन और मान लीजिए कि मेरी पत्नी है, उनके पास क्या बना है, कौन सा गैमिट है, oogenesis है, ठीक है, अंडजनन है। और मान लीजिए कि अभी मेरा जो बेटी देख रही है श्रेया, उसका जनन होना है, तो क्या मेरे में जो गैमिट है वो गैमिट मेरी पत्नी अर्थात मतलब मेल का गैमिट फीमेल के अंदर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए।
तो जब तक उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, मेरे मतलब मेल से फीमेल के अंदर नहीं जाएगा, फीमेल बॉडी में, तब तक मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो वहाँ पर ज़ायगोट नहीं बनेगा, ज़ायगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो फिर कोई बच्चे का जन्म ही नहीं होगा। तो ये ट्रांसफ़र होना चाहिए, और ट्रांसफ़र होने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको हम आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। और देखिए, और ट्रांसफ़र होता है तो मेल गैमेट को ही ट्रांसफ़र क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए मेल गैमेट क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनमें एक टेल होता है, पूँछ होता है, उसके जिसको फ्लैजिला उसके से वो चलता है, गतिशील करता है। और देखिए जो माँ का गैमेट्स होता है वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, वो कहीं जा नहीं सकते हैं, सिर्फ वो फ़िलिपिन ट्यूब में, आप उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या उसका एक और नाम, हाँ, फ़िलिपिन ट्यूब या अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी भी बोलते हैं, सॉरी डिंबवाहिनी या अंडवाहिनी, उसमें वो पड़े रहते हैं। और वो हर मंथ में जब भी मतलब मंथली सर्कुलेशन होता है, उसके बाद वहाँ पर वो निकल के वो क्या करता है, मतलब ये ओवम यानी एग सेल इंतजार करता है कि मेल गैमेट आएगा, मेल गैमेट आएगा। जब तक मेल गैमेट जाता नहीं है, उससे मतलब नहीं उनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर वो उसका एक समय होता है, फिर वो खराब होकर मतलब उसके उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है, और ब्लड के रूप में फिर से उसका सर्कुलेशन हो जाता है, फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। फिर अगले महीने में हर 28 दिन में ये ऋतुस्राव जो होता है, मासिक धर्म जो होता है, फिर से आता है। फिर इंतजार करता है कि मेल गैमेट का यहाँ पर मतलब आएँगे, मेल गैमेट से मतलब उनका फर्टिलाइजेशन होगा। नहीं होता तो ये प्रक्रिया बार भी चलते। और याद रखिएगा, हर बार एक ही माह में एक ही गैमेट, हर मंथ में एक ही ओवम सेल निकलता है। लेकिन मेल गैमेट में बहुत सारे, एक बार में अगर ट्रांसफ़र होता है तो बहुत सारे गैमेट जाते हैं, लाखों करोड़ों। एक बार में अगर माँ के शरीर में जाता है तो मतलब जिस दिन हम लोग का जन्म हुआ होगा, तो हमारे माँ के शरीर में बहुत सारे अपने पापा का गैमेट्स आए होंगे, लाखों करोड़ों में आते हैं। लेकिन क्या लाखों करोड़ों जाके गैमेट्स संलयन करते हैं फ्यूज़न? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ही को लाखों करोड़ों में से कोई एक गैमेट जाएगा, और माँ वाले से एक ही गैमेट, क्योंकि एक ही उधर है। इसमें से कोई एक वहाँ पहुँच जाना चाहिए, बाकी तो नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि देखिए उनके पास बुद्धि नहीं है। वो जो गैमेट्स होते हैं वो थोड़े कोई जीव थोड़ी ना है, गैमेट्स के पास ना आँख है ना कुछ नहीं है। ऐसे ही मूवमेंट इधर-उधर चलते रहते, चलते फिरते आवारा की तरह। कभी अचानक जाके मिल गया तो वहाँ पर संभावना होती है। कभी आपने देखा होगा किसी-किसी माँ के पास, अपने मतलब गाँव में हमने देखा होगा, कोई-कोई माँ को मतलब संतति नहीं है, संतान नहीं है, ठीक है? ये घटना इसलिए होती है कि मतलब उनका मतलब, ये मान लीजिए कि 1 लाख सेल गए और कभी माँ के सेल से उनका मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं आपको एग्जाम्पल पर, कि उनको मतलब संतान नहीं है, निसंतान है वो, ठीक है? तो इसमें मतलब ये, इसको देखिए कोई दोष देना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एक जब तक वो मिलेगा नहीं, जान नहीं पाता होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है कि वो बने। और इस स्पर्म को मतलब आँख नहीं है, नाक नहीं, उसको पता बुद्धि नहीं कि वो किससे जाके मिलना है। इसीलिए लाखों करोड़ों जाते हैं शरीर के अंदर, एक मिल जाना चाहिए, उसके बाद ये प्रक्रिया हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन आपको पढ़ा दिया क्या है, द प्रोसेस फ्यूजन ऑफ फीमेल और मेल गैमेट्स, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने की प्रक्रिया को, संलयन की प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है? ये रहा मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ये हो एक, ये दोनों क्या फ्यूज़ किए, क्या बना यहाँ पर, ज़ायगोट बना होगा, फिर ये टूटता है, फिर ये बनता है, फिर ये बनता है, लास्ट में ये सेल बना। देखिए ये सेल गया इधर से, ये सेल है, दोनों सेल क्या मिलते हैं, इधर एक, दोनों सेल मिलकर एक सेल बन जाते हैं। इसी में इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। आधा इसमें से, आधा इसमें से आके एक हो गया, ठीक है? एन एन टू एन थे, मतलब आकर एन बन जाते हैं, मतलब ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। और ज़ायगोट बन गया, ये टू एन बना है। अब यहाँ से इसका डिफरेंस, अब टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक, अब फर्टिलाइजेशन भी 2 प्रकार के होते हैं। तो क्या मैं इसको आपको स्क्रीन पर दिखा पाया हूँ? हाँ, बिल्कुल। अब देखिए फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बाह्य निषेचन, एक होता है अंतः निषेचन। इसको आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल आप पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आपको ज़्यादा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब इवेंट्स, अब बात करेंगे हम लोग जनन पूर्व घटनाएँ की। कितने इवेंट्स होते हैं? आप याद रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 घटनाएँ होती हैं। एक होता है, कब से बताते आ रहा हूँ, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, पूर्व निषेचन, निषेचन पूर्व पश्चात। तो देखिए अब यहाँ एक बताया जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इस जाइगोट बनता कैसे है? तो जाइगोट याद रखिए सिंगल सेल होता है, जाइगोट जो भी होता है सिंगल सेल होता है। जाइगोट के हिंदी में यूग्मज बोलते हैं। और इसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है। एम्ब्रियो भ्रूण यानी नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। जैसे एक देखा आप यहाँ पर, एक जाइगोट बना, इस जाइगोट का अब सेल डिवीजन होता है। अब इस सेल डिवीजन होते यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे सेल बन जाते हैं। इसको तो बहुत सारा सेल बन गया, अब हम लोग एम्ब्रियो कहलाते हैं। तो आपने देखा हो कि अल्ट्रासाउंड होता है तब बच्चे का यहाँ पर से दिखने लगता है उसके पर, यहाँ क्योंकि बहुत सारा सेल बन गया। अब इस ये सेल भी आपस में टूटेंगे, टूटते जिस दिन ये सेल रुक जाएगा, अब वहाँ से क्या हो जाएगा, एक मतलब एक हार्ट बन गया, लीवर बन गया, किडनी बन गया, वहाँ से सब सेल का डिवीज़न रुक गया। उसको क्या बोलते हैं, हाँ, डिफरेंशिएशन।
सेल डिफरेंशिएशन जब क्लास अपने 11th में पढ़ा होगा, सेल डिफरेंशिएशन रुक जाता है, उसके बाद क्या होता है, वहाँ से एक पार्ट का नया नया अपना काम मिल गया, वहाँ से आँख हाथ नाक सभी बच्चे को थोड़ा दिखने लग जाता है, और वहाँ से एक ऑर्गेनिज्म अर्थात एक जीव का मतलब निर्माण हो जाता है। और देखिए जीव क्या होता है, जो एम्ब्रियो जो होते हैं, एम्ब्रियो एक सेल है जो बहुत सारे उसमें सेल आते हैं, उसका सेल डिवीजन होता है, तो यहाँ पर एक बच्चा बन जाता है। बच्चा आपको थोड़ा कार्टून जैसे दिख रहा हो, कोई बात नहीं है, एक छोटा सा बेबी समझ लीजिए, उसको बेबी बोलते हैं। या और ये जब तक वो अंदर रहता है उसको हम लोग फीटस बोलते हैं, जब तक वो माँ के गर्भ में रहता है हम लोग बाहर निकलने पर बेबी बोल जाता है, जिस दिन उसका जन्म हो गया तब बेबी है। बेबी से पहले जब माँ के पेट में है तब तक उसका फीटस बोलेंगे, क्या बोलते हैं, फीटस। फीटस के अंदर होता है गर्भस्थ शिशु, यानी गर्भ के अंदर का शिशु, बाहर आ गया तो बेबी, बाबा कुछ भी बोलिए, आपकी मर्जी है। चलिए अब बात करेंगे, यहाँ पर दो बातें हम लोग बात करते हैं, एक माइटोसिस समसूत्री विभाजन के बारे में। समसूत्री विभाजन का हिंदी होता है कि भाई इसको हम लोग समसूत्री विभाजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इक्विलेटरल डिवीजन होता है, बराबर बराबर टूटते हैं इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 क्रोमोजोम है, 4 गुणसूत्र हैं, तो इसका जब डिवीजन होगा 2 बार में टूटेगा, तो इसमें भी 4 गो आएगा, इसमें भी 4 गो आएगा, यहाँ भी 4 क्रोमोजोम आया, यहाँ भी 4 आया, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग समसूत्री विभाजन, समान होता है इसमें। और मियोसिस में क्या होता है, आधा हो जाता है इसमें। जैसे मान लीजिए इसके पास 12 क्रोमोजोम थे, तो जब 2 सेल बनेगा तो एक गैमेट्स जाएगा यहाँ पर, एक जाएगा यहाँ पर, तो इसके पास इस गैमेट्स में 6 क्रोमोजोम आया, इसमें 6 क्रोमोजोम आया, तो आधा आधा हो गया, यानी इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब क्या होता है, आधा आधा कर देता है, क्रोमोजोम नंबर ऑफ हाफ, और इसमें क्रोमोजोम नंबर क्या था, सेम, तो इक्वल था वो। देखिए यहाँ इसको मैं लिख जो भी मैं बताऊँ वो लिख भी दिया हूँ कि क्रोमोजोम नंबर हाफ ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन, युग्मक बनने के दौरान गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आधी होने के बाद बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और यहाँ होता है एग्जाम्पल फॉर हम लोग ह्यूमन मानव, हम लोग में क्या होता है, याद रखिएगा, हम लोग में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 पेयर में है। इसको और बारे आगे अपने क्लास 10 पढ़ा होगा, इसको और आगे पढ़ना है, इसको चिंता मत कीजिए। मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट है, तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास 23 पेयर यानी 46 और 46 था क्रोमोजोम, ठीक है, तो 46, तो इसको अगर स्पर्म है तो इसको हमने क्या बोला, स्पर्मोटोजेनेसिस, ठीक है। और मेल फीमेल में था तो उसको हमने क्या बोला, इसमें भी 46 है, यानी 23 पेयर इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों अगर इसमें से आएंगे तो 23 आएगा, और पिता में से भी 23 आएगा, दोनों में से हाफ हाफ आता है, 46 था तो 23 ही आएगा, और माँ में से भी 23 क्रोमोजोम आएंगे, ठीक है। और 23 में देखिए 23 क्रोमोजोम में याद रखिएगा उसमें से 6 क्रोमोजोम एक ही होता है, 22 को तो भाई ऑटोसोम है, ठीक है। 23वां जो होता है ना XX या XY, वो होता है मतलब लिंग बनने में निर्माण करता है, लिंग निर्धारण करने में वो सहायता करता है। तो इसको हम लोग जेनेटिक चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। जब मैं बायोलॉजी पढ़ाने गया तो देखिए मैं आपको बिल्कुल मैथ वाला फीलिंग दिला कर रहूँगा इसमें, और आपको बायोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट जरूर लगा दूंगा, इतना मेरा पूरा कोशिश है। मैं अपने आप में थोड़ा ये उम्मीद कर रहा हूँ, मैं अपने आप में भावना देख रहा हूँ कि मैं आपको बायोलॉजी बहुत बेहतर पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसको देखिए, कोई काम अगर आप निष्ठा से करते हैं ना, कोई काम दिल से प्रेम से करते हैं, तो कि ये काम मैं दिल से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी कोई चीज़ किया नहीं है, उसको मैं सीख रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो इसमें आपको जरूर बेनिफिट होगा, और आप भी सीख रहे हैं। और एक होता है कि चलिए उनका ड्यूटी ही है, तो कोई काम एक आप खुद से कर रहे हैं तो उसमें आपका इंटरेस्ट अलग दिखता है। और अब देखिए आप ये पढ़ते हैं ना, तो कोई बच्चा दिल से पढ़ रहा है तो उसका रिजल्ट अलग आएगा, और कोई इसको बाहर की तरफ टान रहेगा, अब तो एडमिशन हो गया है, परीक्षा देना, तो वो ड्यूटी कर रहा है, तो भाई ड्यूटी ही करे वो। तो अपने मुझे तो लगता है क्लास 10 आपका पूरा फुल रिवीजन करा दिया, ये छोटा मोटा नोट्स है ही नहीं, इसमें पूरा गर्दा नोट्स है, इसमें आपका पूरा बेसिक और सब कुछ होगा, इतना आपको इस चैप्टर में कभी पढ़ाया नहीं गया होगा क्लास 10 में। मेल फीमेल लिगामेंट का देख लीजिए, इसमें थोड़ा बातें हैं, इसको पढ़ लीजिए, यहाँ पर ये हो रहा है ख़त्म। चलिए अभी है लेंगे जन और बात करेंगे हम लोग, तो है ही, फूलों में है, पुष्पों में, सब है, क्लास बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन अब आइए अपने टॉपिक पे। ये आपका नोट्स है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये बात को आपको लिख लेना है यहाँ से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोमिक्सिस, क्योंकि इसमें गैमेट्स का संलयन होता है इसीलिए, और ये जर्मिनल रिप्रोडक्शन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें जर्म सेल भी होते हैं। फर्टिलाइजेशन मस्ट होता है इसमें, निषेचन जरूरी है, निषेचन मस्ट होता है। युग्मक निर्माण भी उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यानी गैमेट फॉर्मेशन इसमें ऑल्सो प्रेजेंट। और वेरिएशन इस सीन, इसमें विविधता देखी जाती है, इसमें क्लोन नहीं दिखे जाएंगे आपको। आगे संतति जो होता है एक समान नहीं होता है, यानी क्लोन इसमें नहीं होते हैं, इसमें मियोसिस होता है, अभी आपको मैं दिखाया। स्लो, और देखिए प्रक्रिया क्या होती है, बहुत धीरे होती है, और विस्तृत होती है, और जटिल होती है, ये तो कब से बताते रहूँ।
तो कुछ बचा आपका? जब जैसे हमने क्लास 10 पूरा पढ़ लेते, सब आपको पॉइंट छोटा-छोटा मालूम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल छोटा मालूम पड़ रहा होगा। एक नोट याद रखना है कि सभी जीवों में जो लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसे करने से पहले जीवन चक्र में विकसित विकास, वृद्धि, ग्रोथ और परिपक्व यानी मैच्योरिटी के निश्चित चरण तक पहुँचना होता है। जब तक कोई जीव को चाहता, मतलब मान लीजिए कि मैं अपने को एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं अगर मान लीजिए कि मेरा उम्र 5 साल है, तो क्या मैं कोई संतति उत्पन्न कर सकता हूँ? कभी नहीं, क्योंकि मैं अभी मैच्योर नहीं हो पाया हूँ। मेरा जो मेरा सेक्स सेल है, मतलब जो मेरा स्पर्म सेल है, वो क्या हुआ, अभी मैच्योर नहीं हुआ है। तो मैच्योर होने के लिए आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, इसकी लिमिट है, तभी ऐसा होता है। और उसके बाद क्या होता है, जीवन चक्र में चरणों में जाना पड़ता है, तब तक कर पाते हैं वो। अब बात करते हैं हम लोग जीवन चक्र के फेज कितने होता है। तो जीवन चक्र का फेज आप बहुत बचपन से सुनते आते हैं। किशोरावस्था होता है, जन्म अवस्था होता है, और एक आता है बुढ़ावस्था आता है, जिसको हम लोग बुढ़ा बोलते हैं ना, बुजुर्ग। तो पहले हम किशोरावस्था में आते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है जुवेनिल फेज, ठीक है, जुवेनाइल फेज, यानी इसको करेक्ट, और ये हम लोग में बोला जाता है, और पौधों में क्या बोला जाता है, पौधों में बोला जाता है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, यानी उसको कायिक अवस्था में बोला जाता है। और चलिए दूसरा फेज हम लोग में क्या आता है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है, दूसरा हम लोग का अवस्था है। और पौधों में क्या बोला जाएगा, फ्लावरिंग फेज, उसमें फूल आने लग जाएंगे। तीसरा फेज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वृद्ध अवस्था, यानी बुढ़ा अवस्था, और इसको जीर्ण अवस्था भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसको एजिंग फेज बोला जाता है। एजिंग मतलब एज हो गया है, लोग तुम्हारा उसका बहुत एज हो गया, एजिंग फेज, या इसको एक और नाम से बोल सकते हैं आप, सिंसेसेंट फेज, ठीक है, सिंसेसेंट फेज, या इसको एजिंग फेज बोलिए। हिंदी में आपको प्रौढ़ावस्था या जीर्ण अवस्था याद रखना है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग। उसके बाद होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, यानी उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज आता है। और ये फेज जीवों में वेरिएबल ड्यूरेशन होता है, हर जीव में अलग अलग इसका लिमिट होता है। जैसे हम लोग में तीनों फेज अलग अलग अवस्था में हो सकता है, मक्खी में, चींटी में, मतलब अन्य जीव में, अन्य प्लांट्स में अलग अलग इसका ड्यूरेशन होता है। कहता विभिन्न अवस्था में के बीच में संक्रमण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और इसको देखिए नियंत्रित ये होता कैसे है। ये नियंत्रित होता है दो प्रकार से, एक तो होता है हार्मोन से, तो इसको हार्मोनल बोला जाता है, और एक होता है पर्यावरण से, तो इसको बोला जाता है इन्वायरमेंटियल, ठीक है, इन्वायरमेंटियल फैक्टर्स। अब रिप्रोडक्टिव फेज क्या है। रिप्रोडक्टिव फेज आपने पढ़ा कि भाई हम लोग यहाँ पर प्लांट्स के बोटनी पर हैं, तो बिल्कुल यहाँ बोटनी पर हैं, तो हम लोग जरूर पेड़ पौधे के बारे में ज़्यादा बात करेंगे यहाँ पर। तो पादप में दो फेज में होता है, एक होता है मोनोकार्पिक प्लांट्स, और एक होता है पॉलीकार्पिक प्लांट्स। आपको स्क्रीन कट रहा है ना, थोड़ा इधर कर देता हूँ तो नहीं कटेगा, अब नहीं कट रहा है। एक होता है मोनोकार्पिक प्लांट्स, एक होता है, एक बार शुरू से दिखा दूँ, कुछ पेज कट गया होगा तो आपको कटे नहीं, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने हैं। पहले तो आपको समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर आपको बाद में नोट्स बनाना है। इसीलिए स्क्रीन में पूरा दिखा रहा हूँ कि बच्चे को लिखने में कोई समस्या ना, आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा। और थोड़ा सा भी आपको तकलीफ हो जाए तो फिर हमारा पढ़ाने कोई काम स्वार्थ नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ नहीं होने देंगे बिल्कुल। ये आपके लिए नोट्स है, इसीलिए मैं इधर इंटरफेस नहीं कर रहा हूँ। हम बातें को मैं समझा रहा हूँ, जहाँ जरूरत पड़ेगा उसको मैं बताऊँगा आपको। तो मोनोकार्पिक पौधे, मोनोकार्पिक देखिए क्या होता है। मोनोकार्पिक का मतलब होता है, मैं इसको सोच रहा था कि आज ख़त्म कर दूँ, तो मेरे बस लगता नहीं कि होगा। ये चैप्टर इतना छोटा है भी नहीं। चलिए इसको मैं थोड़ा और करा के थोड़ा और करता हूँ, क्योंकि अभी 1 घंटा नहीं हुआ, इसको करते हैं 1 घंटा ऊपर तक, क्योंकि आपको थोड़े थोड़े पार्टों में पढ़िए, लेकिन आपको बातें समझ में आना चाहिए। कोई चैप्टर एक दिन में ख़त्म करना भी नहीं चाहिए। आप 4-5 दिन में ख़त्म कीजिए, 1 दिन में रिवाइज कीजिए, वो बात अलग है। रिवीजन आप 1 दिन में कर सकते हैं, लेकिन 1 दिन में आप ख़त्म मत कीजिएगा इसको। अब चलिए कहता कि मोनोकार्पिक क्या होता है। मोनोकार्पिक का मतलब होता है, देखो मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो का जब भी आपको अर्थ दिखे तो मोनो मतलब एक होता है, ठीक है। और पोली मतलब आपको पता है बहुपद, पोलिनोमियल बहुपद, पोली का मतलब बहुत होता है, मैनी यहाँ लिख दिया हूँ। अब मोनो मतलब यहाँ पर सिंगल एक लिख सकते हैं। तो मोनोकार्पिक प्लांट्स के बारे में आप समझिए पहले कुछ बातें। पहला पॉइंट है कि पौधे अपने जीवन चक्र में एक बार ही पुष्प पैदा करते हैं। एक पौधा जो होगा अपना पूरे लाइफ स्पेन में एक बार ही उस पर फूल आएगा, एक बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। वैसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पिक प्लांट्स। फूल आने के बाद ये फल में पैदा हो जाते हैं और मर जाते हैं, फिर वो फूल से फल बन गया, फिर से वो प्लांट्स मर जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, सभी वर्षीय पौधे, जैसे गेहूँ का दोबारा फल आता है क्या उसमें? कभी नहीं। धान, गेंदे का फूल,
जिसको मैरीगोल्ड बोलते हैं। गेंदा का फूल देख आपने बहुत सारे देख रहे हैं। एक देखिए वो साल में एक बार ही फूलता है, उसके बाद से पौधा सूख जाता है, फिर से नया पौधा लगाइए, उसका जो फूल सूख गया उसमें बीज आते हैं, फिर बीज को बोइए, फिर से नया पौधा जाएगा, फिर वो एक बार फल। गेहूँ एक बार 2 बार ना होता नहीं है। और देखिए अब बात करते हैं, ये हो गया। अब इसमें आइए पॉलीकार्पिक में। इसमें पौधे अपने पूरे लाइफ स्पेन में, मतलब पूरे जीवन काल में, पूरे लाइफ साइकिल में कई बार पुष्प उत्पन्न करते हैं। कई बार, एक बार फूल आएगा, जैसे अड़हुल का देखते हैं हम लोग, कितना फूल तोड़ते रहते हैं, फूल आते रहते हैं। और इसको बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द पेरिन इसको बोला जाता है पेरिनियल प्लांट्स भी कहा जाता है इसको, क्योंकि कई बार फूल उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको मोनोमियल, इसको पेरिनियल भी कहते हैं। जैसे आम का देखिए कई बार उसमें फल आते हैं, सेब, अंगूर, संतरा, जैक फ्रूट इत्यादि, ये सब क्या है, कई बार उसमें फल आते हैं। और इनका दूसरा पॉइंट देखना, इसमें क्या आता है, एक वेजिटेटिव फेज आता है। वेजिटेटिव फेज मतलब काई जनन की उनको मिल जाती है। उसके बाद क्या आता है, फ्लावरिंग आने लगता है, उसमें फूल आने लगते हैं। ठीक है, फूल आने का मतलब हो गया कि वो रिप्रोडक्टिव, वो फिर से वो क्या करते हैं वहाँ से, मतलब एक अब संतान उनमें जनन हो रहा है, फूल आ गया तो। जैसे मोजर आ गया, आम में देखें मोजर आ गया तो समझिए उनमें जनन हो रहा है। जैसे स्पर्म सेल सब होता है ना, तो उनमें ये समझिए उनमें जनन प्रक्रिया हो रही है। लेकिन अब देखिए आम आया, आम फर गया, तो क्या अब आम का सीजन हम आम तोड़ दिए, तो उसके बाद क्या होता है, फिर आम तोड़े ना फल, फिर उससे मोजर आता है कि जल्दी तुरंत 1-2 दिन बाद नहीं रहता है। तो जब नहीं आता है तो उसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। अब वो क्या करता है, अब आराम करने लगता है सब। अच्छा मान लीजिए कि कोई बच्चे को जन्म देना ये आसान काम नहीं है। आप अभी थोड़ा बड़े हो गए हो तो आपको माँ का बात, पिता का बात बिल्कुल आसान लगता है, चल ये क्या है, बुढ़वा है, बुढ़िया है, कुछ भी करके उसका बोलते होंगे, या उनकी बातें आप नहीं सुन पाते होंगे, या आप उनको कभी कभी बच्चे उनसे जुबान भी लड़ा पाते होंगे, ये बात अलग है। लेकिन आप समझो कि बच्चे उत्पन्न करना इतना आसान काम नहीं है। एक वहाँ रेस्ट चाहिए रिकवरी करने के लिए, क्योंकि उनका बहुत सारा ब्लड, बहुत सारा उनका एनर्जी सब कुछ खत्म हो जाता है। पौधे भी ऐसा करते हैं, एक बार आम फर गया तो तुरंत जस्ट 2 दिन के बाद फिर से नया आम नहीं फरेगा, क्योंकि उस आम का बहुत सारा उस आम का बच्चा है, उसके बच्चे जो जितने उत्पन्न किया था उसने आम, मान लीजिए इस पौधे पर 500-600 जो भी जितने फल आए थे, तो उस पौधे का बहुत कुछ लॉस हुआ है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने माता पिता का बिल्कुल एहसान भूलिएगा मत, क्योंकि उनका बहुत कुछ गया है आपको यहाँ पर लाने में, या हमको लाने में। हम लोग इतना आसानी से नहीं आए हैं, तो इतना आसानी से आप एक शब्दों में 2 शब्दों में झटके से बोल कर यूँ ही नहीं आप जा सकते हैं वहाँ से, कि जो भी आपको काम बोलते हैं बिल्कुल आप आदर से कीजिए। इसलिए से देखिए, तो पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं। आपको यहाँ से मैं रिलेट करा रहा हूँ आपके लाइफ को, ठीक है, कि आपका लाइफ भी बिल्कुल ऐसा है, आपकी माँ के साथ ऐसा हुआ था। और अभी भी मान लो कोई गर्ल्स पढ़ रही हैं, कोई लड़कियां सब हैं, एक दिन आपको भी इस फेज से गुजरना पड़ेगा, तो फिर आपको भी वही फीलिंग आएगी। तो इसीलिए हमें सबको अपने माता पिता का बिल्कुल आदर करना चाहिए, खासकर माँ का। पिता का थोड़ा कम भी करो चलेगा, लेकिन माँ का आपको बिल्कुल दिख रहा है कि माँ में कितना है, क्योंकि जन्म जो भी होता है ये सारी प्रक्रिया माँ के अंदर होती है, तो बिल्कुल माँ का बहुत कुछ जाता है इसमें। उनका खून पसीना बहुत, हर दिन उनका एक एक बूंद से हम लोग, आपको जब मैं क्लास 10 पढ़ाता तो मैं आपको बताता कि एक एम्ब्रियो बनता है तो उसमें कितनी, अभी तो शायद क्लास 12th में पढ़ना है, तो मैं आपको वहाँ एक बार फिर से याद दिलाऊंगा। ठीक है, तो एक रेस्टिंग, फल गया, पौधा फल टूट गया, फिर अगले साल आएगा, तब तक जो अब नहीं हो पा रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज आ गया। अब रेस्टिंग मतलब आराम, रेस्टिंग फेज है वो, आराम हो रहा है यहाँ पर। यानी वो रेस्टिंग फेज में क्या करता है, रिकवरी करता है, क्योंकि रिकवरी क्या करता है कि वही उसके जो फल आ गए थे, और जो रेस्टिंग फेज है उसको हम लोग आराम कर रहे हैं, जो नए फूल अभी नहीं आ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर फ्लावरिंग फेज, उसको इंटर फ्लावरिंग फेज बोला जाता है। तो क्या इसमें मोनोकार्पी में इसमें इंटर आया था, इसमें रेस्ट होता नहीं, इसमें एक बार फूल आया, फल बना, मर गया पौधा, तो इसमें ये सब ये घटना उसमें नहीं होती है। और उसका फिर से फिर रेस्ट हो गया, फिर से फ्लावरिंग फेज आ जाएगा, फिर लास्ट में पोस्ट रिप्रोडक्टिव, मतलब बहुत दिन तक हुआ, इस साल आम फरा, अगले साल फरा, ऐसे कई साल होंगे। एक बार ऐसा दिन है कि नहीं आएगा जिस दिन वो आम का पेड़ सूख जाएगा या आम मर जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगा, तो उसको लास्ट में बोलेंगे हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। पोस्ट मतलब अब खत्म, अब यहाँ के बाद उसकी मतलब जन्म खत्म हो गया। एक सबका ड्यूरेशन होता है, हम लोग का भी हम लोग मनुष्यों में ड्यूरेशन होता है, तो हर चीज़ का ड्यूरेशन होता है। तो ऑल बाइनेरियल प्लांट्स लाइफ स्पेन 2 ईयर्स। अब देखिए यहाँ मोनोकार्पिक था 1 साल, बाइनेरियल का मतलब होता है 2 साल। तो देखिए ये सब मोनोकार्पिक में ही आते हैं, मोनोकार्पिक में कहीं ये सब आएगा। मोनोकार्पिक में देखिए ऐसा नहीं, 1 साल मोनोकार्पिक का मतलब ये नहीं होता कि 1 साल में ही एक फूल आए, 2 साल में भी आएगा। देखिए तो जो 2 साल
जिसमें फूल फल आएंगे तो उसको हम लोग बाइनियल बोलेंगे 2 साल तक। देखिए इसका लाइफ टाइम 2 साल होता है। जैसे आप देख लीजिए फर्स्ट साल में क्या होता है इसमें, लेकिन फूल एक बार भी आएगा इसमें। मोनोकार्पिक का मतलब सीधा सीधा याद रखना है कि लाइफ चक्र में, जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में एक बार ही पुष्प आएंगे। लेकिन कोई पौधा 1 साल ही जीवित रहा, ठीक है, तो बात अलग है। लेकिन कोई पौधा कि 2 साल जीवित रह देगा, लेकिन उसमें भी एक बार ही फल आएगा, एक बार ही फूल आएगा। जैसे मैं आपको एक रिलेट कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई पौधा है, पहला साल में उसमें क्या हुआ, जड़ उड़ाया, पौधा तना पत्ता वत्ता बड़ा, थोड़ा गाछ बड़ा हुआ, तैयार हुआ, उसमें क्या हुआ, फ्रूट्स आए, तब उसमें फ्रूट्स आए, सीड हुआ, उसमें बीज बना, और उसके बाद ये इसमें घटना घटा। सेकेंड ईयर में उसमें क्या आया, फूल आया। फूल क्या बना, फल, बीज, और वो क्या था, रिप्रोडक्टिव उसका ग्रोथ हुआ, और उसके बाद वो फिर से वो पौधा मर गया। 2 साल जीवित रहा, पहले साल दूसरे साल। पहले साल में उसका सब कुछ गाछ तैयार हुआ, पौधा तैयार हुआ, दूसरे साल में उसमें फूल आया, लेकिन एक बार ही ना फूल आया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक। इसकी क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोकार्पिक बोलेंगे, क्योंकि पौधा 2 साल रहा, लाइफ साल उसका लाइफ स्पेन, उसका लाइफ साइकिल 2 साल था, उसका जीवन चक्र 2 साल था, लाइफ स्पेन 2 ईयर था, लेकिन उसमें पौधा फूल तो एक बार ही आया। एक बार आएगा तो मोनोकार्पिक प्लांट्स, और 2 बार उसमें कई बार फूल आएगा, बार बार फूल आएगा, उसे बोलेंगे पॉलीकार्पिक प्लांट्स। तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। मोनोकार्पिक का मतलब होता है कि साल में जब तक उसका जीवन हो एक बार ही फूल इसमें आना चाहिए, और पॉली में आप समझ लीजिए बहुत बार, जितना बार फूल आ जाए उसका उसका ड्यूरेशन पर निर्भर करता है। बात करते हैं फी प्रीनेमियल प्लांट्स में। इसमें आपने देखा था कुछ जो हमेशा लगे रहते हैं, जो हमेशा रहता है, जैसे आपने बांस देखा होगा, ये भी मोनोकार्पिक है। तो बांस का पेड़ का 1 साल रहता है क्या, 2 साल रहता है क्या? बांस का पेड़ आप देखते हैं कि 20 साल, 30 साल, 60 साल तक उसका लाइफ स्पेन होता है। लेकिन क्या वो 60 साल उसमें कोपर आता है? कोपर नहीं, जो बारिश में कोपर आता है तो हम लोग बोलते हैं वो फूल है उसका कोपर, एक मास में एक ही कोपर आता है, जिसको हम अपना भोजपुरी में कोपर बोलते हैं। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, मैं तो उसको कोपर बोलता था बचपन में, या मैं उसको कोपर ही सुना, कोपर बोलते हैं। और वही कोपर बड़ा बड़ा होता है, फिर सेकना है, उसमें बांस आता है। तो वो जो फूल आया था ना, एक बार ही आया था उसमें, भले पौधा बहुत दिन तक आपको दिख रहा है। तो बांस हो गया, एगेव हो गया, ये सब बहुत दिन तक रहते हैं, लेकिन उसमें भी एक बार ही आता है। जैसे बांस हो गया 50 साल तक रहता है, लेकिन उसमें फूल कितना बार आया, एक बार आया। एगेव का भी, एगेव का है, एगेव याद रखिए 100 साल तक रहता है, लेकिन उसमें भी फूल एक बार आया। एक नीला कुरंजी एक पौधा है, उसमें भी बहुत दिन तक रहता है, लेकिन एक बार ही उसमें आता है। और कुछ मौसमी मौसमी ये कहते हैं नीला कुरंजी है, और कुछ मौसमी है, जिसमें मौसमी फल बोलते हैं। जैसे मौसमी फल ये कहाँ पाते हैं, नीला कुरंजी कहाँ पाता है, इसका जो मौसम होता है सितंबर अक्टूबर, क्या होता है, सितंबर अक्टूबर। नीला कुरंजी कहाँ मिलेगा आपको, इसका 12 साल लाइफ साइकिल होता है, ये 12 साल होता है, 12 साल में एक बार ही फूल इसमें आता है, लेकिन ये आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये मिलेगा आपको केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु, ये दक्षिणी भारत में आपको मिलेगा। और उसका सीजन कब देखेंगे आप इसको, बहुत सारे विदेशी लोग देखने आते हैं इसका फूल, बहुत सुंदर फूल। ऐसा मैं सुना हूँ, मतलब मैडम जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ, इसको बताया गया है कि बहुत खूबसूरत फूल होता है, इसको देखने के लिए बहुत सारे विदेशी टूरिज्म आते हैं देखने के लिए। और सीजन कौन सा होता है, अभी चाहेंगे तो जाकर विजिट कर सकते हैं आप, सितंबर अक्टूबर में जाएंगे तो आपको इन जगहों पर मिल जाएगा आपको ये। 12 साल में एक बार फूल आता है उसमें। तो सोचिए 12 साल के बाद एक बार फूल आया तो कितना खूबसूरत दिखता होगा, तो लोग देखने के लिए आते हैं उसको। तो आपको क्या बातें मेरी पढ़ाई जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक आपको बिल्कुल समझ में आ गए हैं यहाँ पर। तो इसको आपको नोट्स बना लेना है, यहाँ सब मुझे समझाने के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। अब हम लोग जो निषेचन पूर्व और पूर्व निषेचन पढ़ेंगे इसको, तब तक मैं वीडियो रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं टारगेट था कि नहीं होगा, लेकिन ये 4 लेक्चर जाएगा ही जाएगा। ये अगले लेक्चर में इसको हम लोग शायद ख़त्म करेंगे। लेक्चर पर ध्यान मत दीजिए, आपके लिए अगर मुझे एक एक्स्ट्रा लेक्चर, 5 लेक्चर, 6 लेक्चर, कितना ही पढ़ना पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। आपका जो काम है, तो चलिए अब आपका ड्यूटी क्या बनता है, एक बार NCERT आप पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक वो रीड करके आना है। देखिए पेज नंबर आपका शुरू होता है यहाँ से, तो पेज नंबर देखिए 4 से शुरू हुआ है, इधर कुछ जानकारी दिया गया है, तो आप पढ़ के आएंगे 4 नंबर पेज, ये 4 दिख रहा है, 4 नंबर पेज, 5 नंबर पेज, ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ, ये रिवाइज करके आना है। नोट्स भी आपको बना लेना है, नोट्स सब चेक होगा आप लोग का ऑफलाइन में। और जो भी ऑनलाइन छात्र हमसे पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप गद्दारी नहीं करेंगे अपने आप माता पिता से, और अपने आप से बिल्कुल आपको धोखा नहीं देना है। आप इस नोट्स को बनाइए, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि इंडिया का मतलब आपके 12th लेवल का बेस्ट नोट्स होगा। इससे मतलब बेहतरीन नोट्स आपके किसी भी दोस्त का नहीं होगा, आप जाकर मिला लीजिएगा, कंपेयर कर लेना। पेज नंबर 7, पेज नंबर 8,
यानी टोटल आपको पढ़वा के ही बोलूँगा, आपको पढ़ के यही 9 पूरा डिटेल्स आराम से पढ़ना है, आपको परेशान बिल्कुल घबराइएगा मत। और 10 जो ये पढ़ना डिसीजन घटना है, तो आपको बहुत मजा आएगा जब 10 नंबर पेज 11 ये सब पढ़ के आएंगे ना आप, तो जो अगला लेक्चर अपना होने वाला है बहुत शानदार जाएगा, आपको बहुत उसमें पढ़ाई समझ में आएगी। ठीक है, तो ये सारे पूरे चैप्टर को मैं बोल रहा हूँ कि पूरा 16 पेज है, यानी 8 पेज है। आप पेज में बहुत सारा डायग्राम भी है, यहाँ कुछ लिखा ही कम है, तो यानी मान के चलिए आपको 7-8 पेज 6-7 पेज पढ़ना है, इसको पढ़ के आएंगे। तो हम लोग आज हमको अब इतना ही, अब मुझे आगे दीजिए इस क्लास को एंड करने के लिए, और अब इस वीडियो को मैं अपलोड कर देता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, लाइव क्लासेस में नहीं है, इसलिए कि मैं पता था कि शायद एक में नहीं निपटा पाएंगे इसीलिए, और थोड़ा उसमें दिक्कत भी होता है। तो धन्यवाद, अब जम के सही मेहनत करते रहिए, और अपने मेरा अब यही होगा, मैं आखिरी बात बोलूँगा आपसे कि अपने माता पिता का जरूर आप आदर करना, ये सबसे बड़ा उपलब्धि होता है, ये सबसे बड़ा आपका ड्यूटी है, कर्म है, इससे बड़ा दुनिया में कोई कर्म नहीं है, कोई पूजा नहीं है। और बिल्कुल आप सारे काम को छोड़ देंगे। अभी आपको 1 साल के लिए अपने आप को आप आइसोलेट कर लीजिए, घर में रह जाइए, कहीं नहीं, किसी का चेहरा मत दिखाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 साल अपने आप को बचाइए, फिर आपको देखना ज़िंदगी आपका एक इंतजार कर रही है एक अच्छे मोड़ पर, जहाँ उस ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। ज़िंदगी एक खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतजार कर रही है। उसका एक सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको 1-2 साल के लिए थोड़ा मेहनत कर लीजिए, और कुछ एक रोशन सवेरा है आपका, बिल्कुल आपका इंतज़ार हो रहा है वहाँ पर। लेकिन आप इंतज़ार कब कर रहा है, जब आप 1 साल अपने आप को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल फालतू चीज़ें मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये कुछ भी आपको होना नहीं चाहिए। आप सिर्फ यूट्यूब रखिए, या कुछ जो प्लेटफॉर्म पर जिस पर भी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उसको रखिए, और अदर तीसरा चीज़ में कुछ होना नहीं चाहिए। और ज़्यादातर बुक क्लास जब देखते हैं तब मोबाइल यूज़ कीजिए, बाकी मोबाइल को आप साइलेंट ही रखिए हमेशा। ये मेरा एक विनती और सलाह, और ये वार्निंग भी है। इसको अब जो सेशन आपको लेना है ले लीजिए, ये आपके लिए एक सलाह भी, सलाह मतलब इसको सलाह लेते हैं तो बहुत बेनिफिट होने वाले, वार्निंग भी है, नहीं तो इसमें आपको बहुत पछतावा होगा, तब बाद में आप हमको कुछ नहीं बोल पाएंगे। धन्यवाद, लव यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में। उसके लिए तब तक इसको आप रिवाइज कीजिए, नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।